नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत से कामोव KA-31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर को पहली बार लैंड कराया गया है। और इस दौरान भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि जब ये टेस्ट किया जा रहा था उस दौरान जो लाइटनिंग एसेसरीज और शिप बॉर्न सिस्टम थे वो स्वदेशी थे और ये टेस्ट सफल रहा। दोस्तों, INS विक्रांत एक साथ 30 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये अपने साथ कामोव 31 और MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर को भी ले जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अलग अलग तरीके के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है और इसका एक अपना फायदा भी होता है, क्योंकि युद्ध के मैदान पर दुश्मन को पता नहीं चलता कि सामने वाला अब किस एयरक्राफ्ट को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। हालांकि इसके अपने फायदे भी हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। और ऐसे में अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भारतीय वायुसेना से कहा है कि वो अपने जो अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है उनकी संख्या को कम करे फ्लीट में, ताकि इनका ऑपरेशनल और मेंटेनेंस जो इशू आते हैं उससे बचा जा सकेगा और इससे भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट क्षमता है वो बढ़ेगी भी। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना 7 अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट्स वो भी अलग अलग देशों के इस्तेमाल करती है। और शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स ने कमेटी से ये भी कहा था कि उन्हें मिश्रित संख्या में, यानी कि अलग अलग तरीके के लो, मिड और हाई टियर फाइटर जेट्स वो खरीदना चाहती है, ताकि उनका इस्तेमाल अलग अलग ऑपरेशनल रोल में किया जा सके। लेकिन भारतीय वायुसेना ने यह भी कहा कि जहां तक बात है समानता की, यानी कि हाई कॉमनैलिटी की, तो ऐसे में जो भारत निर्मित फाइटर जेट्स हैं, जिनमें कि तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMC, ये कुछ स्तर तक समानता को साझा करेंगे, खासकर की एवियोनिक्स और इंजन में। और भारतीय वायुसेना जो कि 36 राफेल फाइटर जेट्स को ऑपरेट भी कर रही है, और अगर वो राफेल के F4 को सेलेक्ट करती है अपने MRFA टेंडर के तहत, तो इससे भी भारतीय वायुसेना का जो फाइटर जेट्स का समानता का स्तर है वो भी बढ़ जाएगा। हालांकि दोस्तों, दोनों चीजें बिल्कुल बराबर है, क्योंकि युद्ध के समय में दोस्तों कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, खास करके दोस्तों स्पेयर पार्ट्स वगैरह की। और अगर एक ही फाइटर जेट का इस्तेमाल करते रहेंगे, जो कि अधिकतर कई देश करते भी हैं, तो उससे ये तो रहेगा कि जो कॉम्बैट ऑपरेशन है वो काफी तेजी से रहेंगे। लेकिन दोस्तों, दुश्मन को फिर इन फाइटर जेट्स की कमियां भी पता होंगी। तो ऐसे में दोस्तों, भारतीय वायुसेना को कुछ संख्या में जो बेहतर फाइटर जेट्स हैं उनकी मिक्स फ्लीट को रखना होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि भारत और रशिया मिलकर ब्रह्मोस मिसाइलों की अगली पीढ़ी पर काम करने वाले हैं। और इन मिसाइलों पर काम करने को लेकर अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी रूसी समकक्ष के बीच मुलाकात में सहमति भी बन चुकी है। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में ये बातचीत की जा रही है, क्योंकि दोस्तों रशिया हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में अभी तक आगे रहा है। वो अमेरिका से भी इस क्षेत्र में आगे है। हालांकि भारत ने रशिया से ब्रह्मोस मिसाइलें हासिल की है, लेकिन अब इसकी अगली पीढ़ी पर काम करते हुए हाइपरसोनिक वर्जन तैयार किया जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दोस्तों ज़िरकॉन मिसाइल की भी तकनीक रशिया भारत को देगा, तो उसी का इस्तेमाल ब्रह्मोस 2 के जो कि हाइपरसोनिक वर्जन होगी उस पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इसलिए हमारे पास होना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की हम बात नहीं करते, लेकिन चाइना दोस्तों दूसरे नंबर पर है और वो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण में। क्योंकि दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियारों की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वे आसानी से अपना रास्ता बदल सकते हैं और दुश्मन के इलाके में तेजी से लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होते हैं, और इनकी रफ्तार आवाज से 5 गुना तक ज्यादा होती है। दोस्तों, ये भी खबर आ रही है कि भारत और रशिया जिन मिसाइलों पर काम करने वाले हैं वे समुद्र, हवा और जमीन कहीं से भी मार करने में सक्षम होगी, यानी कि इसका फायदा देश की तीनों आर्म फोर्सेस को मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि पाकिस्तान को तुर्की से बेहद घातक ड्रोन मिले हैं, और ये खबर हमारे पास आई थी तो उसमें जिक्र किया गया था बैराकटर TB2 ड्रोन का। लेकिन ये ड्रोन ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, और बाद में ये खबर आई कि पाकिस्तान को टर्की की तरफ से बैराकटर AKNC-B आर्म ड्रोन मिलने वाले हैं, जिनकी बड़ी संख्या में वो खरीद करने वाला है। दोस्तों, ये जो बैराकटर AKNC-B आर्म ड्रोन है ये 45,180 फीट की हाइट तक जा सकता है, और ये अपने साथ 6 मिनीचर बम्स को भी ले जा सकता है। और यही नहीं, इसकी जो मिसाइलें हैं वो GPS गाइडेड हैं और ये खुद से नेविगेट हो सकती हैं और किसी भी मौसम में। और पाकिस्तान के पास पहले से ही बैराकटर TB2 ड्रोन है, और वो भी कम से कम 4 माइक्रो म्यूनिशन लॉन्च कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों समस्या ये आती है कि भारत कर क्या रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भले ही पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को AKNC ड्रोन मिल रहे हैं, और क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि भारत इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भारत हमेशा अपने प्रोग्राम्स को गुप्त रखता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जानता है कि युद्ध की स्थिति में किस तरीके की रणनीति से लड़ना है।
क्योंकि दोस्तों वर्तमान में अगर आप देखें तो भारत में भी कई तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं, खासकर कि काउंटर ड्रोन पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे कि दुर्गा 2, व्हीकल माउंटेड लेजर हथियार, इंद्रअस्त्र आदि के माध्यम से सिस्टम्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी भारत काम कर रहा है। और प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से भारत ने अपने हेरॉन टीपी ड्रोन्स को पहले से ही आर्म्ड कर दिया है। इसके अलावा तापस BH-201 का परीक्षण भी पूरा हो चुका है। और यही नहीं, इसके अलावा आर्चर ड्रोन ये भी सशस्त्र होने वाला है। और भारतीय सशस्त्र बल तेजी से, यानी कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा तेजी से ड्रोन्स को शामिल कर रहे हैं। तो ऐसा कहना गलत होगा, जो कुछ भी कहते हैं कि भारत कर क्या रहा है, तो ये जवाब उनके लिए भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से चाइना ने कई जगहों के नाम चीनी, तिब्बती और पिनिन लिपि में जारी किए हैं। और चीन ने ऐसा भारतीय प्रदेश पर अपना अधिकार जताने के लिए किया है। दरअसल चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम जारी किए गए। इनमें 2 भूभागों के नाम, 2 आवासीय क्षेत्रों के नाम, 5 पर्वतीय क्षेत्रों के नाम और 2 नदियों के नाम हैं। चीनी सरकार ने तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को जंगनन नाम दिया है और ग्लोबल टाइम्स में इस बारे में जानकारी दी गई है। और चाइना ने दोस्तों पहली बार नहीं किया, ये तीसरी बार उसने ऐसा किया। 2017 में भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के जो नाम थे उनकी भी लिस्ट जारी की थी। उसके बाद 2021 में 15 जगहों की उसने लिस्ट जारी की थी। सबके नाम उसने चाइनीज भाषा में उनका नामकरण कर दिया है। और भारत हमेशा की तरह ही कड़ी आपत्ति जताता रहता है, लेकिन भारत कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन के इस तरीके के नामकरण से कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ता है। हालांकि दोस्तों जब चाइना इस तरीके के नक्शे को जारी करता है या नामों की लिस्ट जारी करता है, तो भारत को भी संस्कृत में इसी तरीके के चाइनीज और जो खास करके तिब्बत में जो इसने कब्जा करके बैठा हुआ है, वहाँ तक के क्षेत्रों में संस्कृत भाषा में नाम दे देने चाहिए और मैप जारी करके दिखा देना चाहिए। भाई आपने भी किया, हमने भी कर दिया, हिसाब बराबर, नाम ही तो चेंज करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पटियाला ब्रिगेड के घुड़सवारों और ऊँटों ने अपनी नियमित प्रशिक्षण सवारी के दौरान प्राचीन यानी कि एंशिएंट सिल्क रूट का पता लगाना जारी रखा है। ये जानवर पुराने समय में कारवां का भार ढूंढते थे और अभी भी अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की खाड़ी और ढलानों पर आसानी से ये चल सकते हैं। और हाल ही में इस जगह से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका की तरफ से चीनी गुब्बारे को लेकर एक बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि चीन जासूसी गुब्बारे से अमेरिका की क्या खुफिया जानकारी हासिल कर रहा था और क्या उसने अभी तक की। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि चीन के इस जासूसी गुब्बारे ने इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के माध्यम से कुछ अमेरिकी सैन्य स्थलों के बारे में जानकारी हासिल की है। वहीं अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल हम अब इस बात का आकलन कर रहे हैं कि वास्तव में वो कौन सी खुफिया जानकारी थी जिसे चीन ने इकट्ठा कर लिया और हम इसका पता लगा कर रहेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की रशिया पर निर्भरता आज भारत को काफी परेशानी में डाल रही है और इस बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि खुद रशिया इस वक्त हथियारों की कमी से जूझ रहा है और ऐसे में जो भारत की निर्भरता है रशिया पर मिलिट्री उपकरणों को लेकर, उसमें अब आने वाले समय में एक बड़ा फर्क दिखने वाला है। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की बात माने तो भारत को कई जरूरी उपकरणों की सप्लाई के लिए परेशानी हो रही है और ये वो समय है जब रशिया की सेना खुद मुश्किल में है। ऐसे में रशिया को खुद नहीं मालूम कि वो भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करता रहेगा या नहीं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले 1 दशक तक भारत को कई उपकरणों की सप्लाई होती रहेगी या नहीं। इस मैगजीन में बताया गया है कि भारतीय सेनाओं के पास ज्यादातर रशिया के बने उपकरण हैं और इससे भारत के लिए गोला बारूद के भंडार को फिर से भरना आसान नहीं होगा और इससे भारत की ऑपरेशनल क्षमताओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो ये बातें अमेरिका की तरफ से कही जा रही हैं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि भारत सरकार के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस समय भारत चीन की आक्रामकता का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी भारत को चुनौती मिल रही है। दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी स्टडीज के मुताबिक भारतीय सेना के पास 90% से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 69% फाइटर जेट्स जो कि वायुसेना और नौसेना की तरफ से ऑपरेट किए जा रहे हैं और नौसेना के पास 44% उपकरण जिनमें कि पनडुब्बियों से लेकर युद्ध तक जहाज तक शामिल है, उन सब के लिए वो रशिया पर निर्भर है। और जो वॉरशिप नौसेना के पास हैं वो 65% रशियन मिसाइलों से लैस है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रहती है कि भारत को भड़काया जाए और भारत में इस तरीके के प्रोपेगेंडा को शुरू किया जाए, लेकिन दोस्तों कुछ हद तक अगर आप देखें तो इसका असर वास्तव में पड़ा है, क्योंकि 5 S-400 मिसाइल सिस्टम की जो डिलीवरी है उसमें देरी होनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा किलो क्लास की पनडुब्बी में से एक को रशिया में रिफिट किया जाना था, ये रिफिट तो हो गई लेकिन इसकी वापसी में देरी हो रही है। इसके अलावा कुछ स्पेयर पार्ट्स जो कि सुखोई 30 MKI के हैं वो रशिया से ही आते हैं, उनमें भी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि भारत ने इसका स्थानीय विकल्प तैयार कर रखा है और उन्हें खुद से बना रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया का एक और पड़ोसी देश फिनलैंड नाटो का हिस्सा बनने जा रहा है
आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो को अपने देश की सीमा से दूर रखने के लिए ही यूक्रेन पर हमला बोला था, लेकिन अब रूस की धमकी से बेपरवाह फिनलैंड नाटो का हिस्सा बनने जा रहा है। आपको बता दें कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही दशकों से सैन्य रूप से गुटनिरपेक्ष देश थे, लेकिन यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद उन्होंने नाटो में शामिल होने का ऐलान किया। आपको बता दें कि इससे पहले फिनलैंड की दावेदारी तुर्की के विरोध की वजह से रुकी हुई थी, लेकिन फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से यूरोप के सुरक्षा ढांचे में आने वाले कई वर्षों तक भारी बदलाव होता रहेगा। इससे रूस के साथ नाटो देशों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएंगे। रूस लंबे समय से नाटो का विस्तार का विरोध करता रहा है। अब दोस्तों, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को लेकर रशिया की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। रूस ने कहा कि फिनलैंड के द्वारा उठाया गया ये कदम यूक्रेन के संघर्ष को और बढ़ाएगा। रूस ने कहा कि हम फिनलैंड में किसी भी नाटो सैन्य तैनाती को बारीकी से देखेंगे। दरअसल रशिया और फिनलैंड आपस में 1300 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।